हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और आज हम करेंगे एमसीक्यू सीरीज। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आप लोगों ने पहले के सेट वन सेट टू नहीं देखे हैं तो एक बार वो ज़रूर देख लीजिएगा। इस सीरीज में फाइव फाइव क्वेश्चन करके हम लोग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा बोरियत ना हो, फटाफट हम लोग सॉल्व करें और आगे बढ़ जाए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो और अपने एग्जामिनेशंस में उसका सही से प्रयोग कर सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हम लोग सेट थ्री है ये, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर वन आ रहा है। आप लोगों को सॉल्व करना है और अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। और थोड़ा सा ये भी बताना है कि मतलब मैं फिलहाल इजी टू टफ की तरफ जा रही हूँ, इजी मॉडरेट एंड टफ। ठीक है, अभी इजी क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम किसी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आपको ये भी थोड़े से हो सकता है, मुझे मुझे लग रहा है कि मुश्किल लगे। बट जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना सजेशन दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज़रूर उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन है आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स फिगर्ड इन द न्यूज रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ देवदासी? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जो रिलेटेड होगा देवदासी से? देवदासी एक इंस्टीट्यूशन, इनमें से किसी मंदिर से कनेक्टेड है। ऑप्शन है आपके सामने। जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी का टेम्पल है, ठीक है। पशुपतिनाथ जो काठमांडू में है। कंदरिया महादेव टेम्पल जो खजुराहो में है। 64 योगिनी टेम्पल जो भेड़ा घाटा में है। जी बताइए, इनमें से कौन सा रिलेटेड है जहां पर देवदासी नामक एक इंस्टीट्यूशन चलता था? क्या आंसर होगा? यस। अरे कुछ सेकंड तो देती हूँ ना आपको, इसीलिए थोड़ा रुक कर। जगन्नाथ टेम्पल बिल्कुल राइट आंसर है। जगन्नाथ टेम्पल पुरी में सबसे पुराना जो देवदासी इंस्टीट्यूशन होता था वो जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर ही था। होता क्या था कि कोई भी एक वुमन एस्थेटिक्स, कोई ऐसी मतलब जो साधु हैं, कोई ऐसे वुमन है जो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देती थी देवी देव के रूप में, यानी जगन्नाथ भगवान की दासी बन जाती थी। तो सारा जीवन वो अपना उसी में लगा देती थी। पहला एक इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आप देखेंगे कि मंदिरों की, वैसे तो आपने पूजा पाठ करते हुए या गर्भगृह में रिचुअल्स करते हुए सिर्फ मेल्स को देखा होगा, बट देवदासी एक ऐसी परंपरा चलाई जिसमें कि वुमेन्स भी स्पेशल रिचुअल्स जो है परफॉर्म करती थी भगवान के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका होगा जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज? रिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो हम ये वैदिक लिटरेचर पढ़ते हैं, क्योंकि रिवर्स ऑलवेज कनेक्टेड विद मेनी थिंग्स। ठीक है, इट रिलेटेड टू द रिलीजन्स, इट रिलेटेड टू द प्रीवियस हिस्टोरियंस पार्ट ऑफ व्यू, तो इसलिए कनेक्टेड है। ठीक है, रिवर्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। ऑप्शन है सिंधु, सुतुद्री, सरस्वती और गंगा। अब मजे की बात यह है कि ये जो नदियों के नाम हैं वो वैदिक लिटरेचर में इन नामों से बिल्कुल मेंशन नहीं है, उनके नाम कुछ और है। ठीक है, तो हमें वो नाम जानना भी बहुत जरूरी है। पहले आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। कौन सी ऐसी नदी होगी जिसका बार बार जिक्र होता होगा अ, आपका अर्ली वैदिक लिटरेचर में? यस, वैदिक लिटरेचर मतलब वही चारों वेद जो हो गए हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और फिर उपनिषद है, ब्रह्मणायक है, तो ये सारे मतलब जो है वैदिक लिटरेचर है। अर्ली वैदिक लिटरेचर में जो एकदम इनिशियल पार्ट में स्टार्ट हुए वो, उसमें सबसे ज्यादा नाम लिया जाता था सिंधु का। सिंधु नदी का जो नाम एंशियंट लिटरेचर में है वो इंडस है। ठीक है, चलिए फटाफट से इसके बाकी के जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है उसका नाम भी जान लेते हैं। सिंधु, ये आप एक कॉपी में लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये नाम तो आपको अच्छी तरह आने ही चाहिए। कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैच द फॉलोइंग आए हुए हैं, नदियों के करंट नाम और उसके प्राचीन नाम, एंशियंट नाम जो थे। विवाशा जो ब्यास नदी है, झेलम को वितास्ता कहते थे, रवि थी परुषणी, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है रवि परुषणी, जहां पर आपको 10 राजना युद्ध भी हुआ है, वो भी कनेक्टेड है। अस्किनी चिनाब रिवर को कहा जाता है, और शतुद्री है सतलुज। सरस्वती रिवर जो पहले वेदों में तो मेंशन है लेकिन रियलिटी में मतलब वो गायब हो गई ऐसी नदी मानी जाती है। बहुत सारे जो
कनेक्शन है, जो लिंक है, बहुत सारे टॉपिक है जो सरस्वती रिवर से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल हम उन रिवर्स की बात कर रहे हैं जिनका कि अर्ली वैदिक लिटरेचर में अलग नामों से भी मेंशन किया गया है, और सिंधु सबसे ज्यादा बार नाम लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैना लिटरेचर। जैना लिटरेचर और बुद्धिस्ट लिटरेचर, इस पर एक सेपरेट क्लास में लेकर आऊंगी। ठीक है, जैना लिटरेचर पर और बुद्धिस्ट लिटरेचर पर। क्यों? क्योंकि अगर 1-2 मिनट में मैं आपको समझाऊंगी ना तो नहीं समझ में आ पाएगा आपको, क्योंकि बहुत सारे लिटरेचर है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, बुक्स है, हीनयाना महायाना का अलग अलग मेंशन है, इसीलिए इसमें बहुत सारा आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक एक करके समझते हैं। पहले इनमें से कौन सा है जो अर्ली जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं था, यानी जैन लिटरेचर काफी लंबे पीरियड तक चला है ना। जैना पीरियड आप देखिए, 24वें तीर्थंकर थे महावीर जैन और फर्स्ट थे ऋषभनाथ, तो एक लंबा टाइम पीरियड है। ठीक है, तो अर्ली जैन जो लिटरेचर इसमें से पार्ट नहीं है वो है थेरी गथा। थेरी गठा या थेरी गट्ठा, ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। ये जैना अर्ली जर्नल लिटरेचर का पार्ट नहीं है। अब फटाफट से समझ लेते हैं कि थेरी गठा है क्या। थेरी गठा शॉर्ट पोएम कलेक्शन है, जैन लिटरेचर में शॉर्ट पोएम कलेक्शन है, और मेनली इसमें एल्डर नन्स जो होती थी उस समय की, उससे रिलेटेड वर्सेस मेंशन की गई है थेरी कथा में। ठीक है, अगला जो है अकार नंग सूत्र। अकार नंग सूत्र जो है ये अगम बुक्स जो थी, अगम बुक्स जो थी 12 बुक्स जो थी उनमें से फर्स्ट सेकंड पार्ट है ये। ठीक है, सेकंड पार्ट है अगम बुक्स का। और सूत्रा कृत अंग, ये सूत्रकृत अंग जो है ये आपका सेकंड अगम है ये भी। ठीक है, सेकंड अगम है ये भी। और उसके बाद नेक्स्ट आता है बृहत कल्प सूत्र। तो बृहत कल्प सूत्र यहाँ पर रूल्स है। ठीक है, फीमेल जो मतलब मेडिटेशन करती थी, जो नन्स होती थी, उससे रिलेटेड जो रूल्स है वो बृहत कल्प सूत्र में मेंशन किया गया है। तो थेरी काठा जो है वो अर्ली जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं है, काफी बाद में लिखा गया है। ठीक है सभी जैन से रिलेटेड, पर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन कि जो अर्ली लिटरेचर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में हमेशा आपको या तो जो मैच हो रहा है वो पूछा जाएगा, या दोनों में जो डिफरेंसेस है वो पूछे जाएंगे। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन, कॉमन टू बोथ। ठीक है, हमेशा याद रखना, यहाँ पर जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चंस में ज्यादातर आजकल जो क्या गड़बड़ होता है, वहाँ फॉलोइंग वर नॉट कॉमन टू, मतलब नॉट को ज्यादातर यूज किया जा रहा है हर क्वेश्चन में, बट यहाँ तो नहीं है। मैं जनरली तौर पे बता रही हूँ, ये आप ध्यान रखकर क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें से कौन सा कॉमन जो है, दोनों में कॉमन है। क्या दोनों ने ही अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट और फिनांस और इंजॉयमेंट को अवॉइड करने की बात कही है? क्या जैन भी कहते हैं कि हद से ज्यादा आपको अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए, आपको इंजॉयमेंट करनी चाहिए? क्या बुद्धिज्म भी ये कहते हैं? कॉमन है या नहीं? जल्दी विचार करो। इनडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, वेदास को लेकर दोनों में मतभेद है, क्या ये उचित है या नहीं? डिनाइल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, जो रिचुअल्स परंपराएं चलती आ रही थी, दोनों ही इस चीज के डिनाइल में थे, दोनों ही इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। यस और नो? नॉन इंजरीज टू एनिमल लाइफ, किसी भी तरह से जानवरों को आघात नहीं होना चाहिए, अहिंसा के पथ पर चलने की बात कर रहे हैं। अब आपको बताना है इनमें से कॉमन क्या होगा। क्या चारों कॉमन है, या 2 3 4, या 1 3 4, या फिर 1 2? आई गेस अब आपको आंसर देने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आंसर है 2 3 एंड 4। ठीक है, जैन और बुद्धिज्म में जो डिफरेंस है उसको अच्छे से जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जामिनेशन का हिस्सा है। ठीक है, आप जितना भी छोटे से छोटा एग्जाम या बड़े से बड़ा जहां पर हिस्ट्री पार्ट अदा कर रहा होगा, वहां पर बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों का मेंशन जरूर होगा। लैंग्वेज इन दोनों की याद रखिएगा, बुद्धिज्म ने जो है वो पाली लैंग्वेज को यूज किया है और जैनिज्म ने प्राकृत लैंग्वेज को यूज किया है। ठीक है, लैंग्वेज के ऊपर मैं अपनी पहले भी क्लास ले चुकी हूँ, बट अगर आपको फिर भी किसी भी पर्टिकुलर क्लास में परेशानी हो रही है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स
डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर थ्री। प्रीलिम्स के जो पेपर्स होते हैं यूपीएससी के स्पेशली, ये तो 2015 का एक क्वेश्चन है, आई थिंक 2016 का क्वेश्चन है। तो पहले प्रीलिम्स के जो पेपर्स थे, क्वेश्चंस थे, बहुत सिंपल ही आ रहे थे। तो सारे क्वेश्चंस को अगर हम करेंगे तो ही अच्छे से समझ पाएंगे कि पैटर्न क्या रहा है। तो इनमें से आप बताइए कि कौन सा जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है और कौन सा एकदम कनेक्टेड नहीं है। कुल, वामसा जिसे वंश भी कहते हैं, कोश या गोत्र। अब जिस तरह से मैंने प्रोनाउंस किया है, मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए आसान हो गया होगा इसका आंसर करना। यस, बिल्कुल ठीक, इसका आंसर होगा कोश। ठीक है, क्योंकि कोश का मतलब क्या होता है? जहां पर धन रखा जाता है। ओके, इट्स सिमिलर टू द मनी बैंक। आपका जहां पर पैसा आप रख सकते हैं, आपका लॉकर में रख सकते हैं, तो कोश कहलाता है। ठीक है, कुल का मतलब इट्स रिलेटेड टू फैमिली, वंश आल्सो कनेक्टेड टू द फैमिली, एंड गोत्र इज आल्सो कनेक्टेड विद द फैमिली। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें दो एक दूसरे से मैच कर रही हैं, बट जो कोशा है वो मैच नहीं कर रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट सेट में मिलेंगे अनदर 5 क्वेश्चंस। ये सीरीज थोड़ी सी लंबी सीरीज है, क्योंकि इसमें मैं सारा एंशियंट कवर करने वाली हूँ। तो ये सीरीज में फटाफट से जुड़ जाइए, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके साथ एक नए सेशन के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। We'll meet soon. Bye bye and take care.